सब्जेक्ट टू कैप्टनसी, यानी कि कप्तानी रहेगी आपके पास तो आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट रहेंगे, अदरवाइज तो शायद बोर्ड इनको लंबा सोच भी नहीं रहा था। नहीं तो फिर आप ये देखें ना कि आपने एज ए कैप्टन इन पे इतना इन्वेस्ट किया और इसको आपने ग्रूम किया, अब जब उसकी ग्रूम की बारी आई है तो आप इसको एक साइड पे कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अर्लियर है, आप इसको थोड़ा सा अगर और टाइम दें तो ये बेहतर हो सकता है। 9वें नंबर पे टीम आ गई है, कितना टाइम दे सर देखिए 9वें नंबर पे वो नहीं लेके और मैं आपको देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 9वें नंबर पे वो नहीं टीम लेके आया। अगर वो 9वें नंबर पे टीम लेके आया तो मैं तो खुद शान को बोलूंगा कि भाई वो फिर मीडिया पे आके बताए कि अगर उसकी मर्जी के प्लेयर उसको नहीं मिले तो तब वो मीडिया पे आके बताए कि भाई ये मेरी गलती है। अगर उसकी मर्जी के मिले हैं प्लेयर तब आप उस पर ब्लेम कर सकते हैं कि भाई ये 9वें नंबर पे टीम लेके आया है। लेकिन इस पे सारा क्रेडिट या सारा आप किसको बोल सकते हैं कि चीफ सेलेक्टरों को बोल सकते हैं, जो सॉरी सेलेक्टरों को बोल सकते हैं, मैं चीफ सेलेक्टर बोल रहा हूँ, सेलेक्टरों को बोल सकते हैं कि भाई उन्होंने टीम कौन सी दी है शान को जी। आप ये सबसे पहले ये जो मैं आपसे सवाल करना ये चाह रहा हूँ कि आप कोई लड़के हो ना पॉजिटिव खेलने वाले, तो टीम नीचे आए ना तो तब आप कप्तान को पकड़ सकते हैं। आप जितनी भी दुनिया की टीमें हैं आप ये देखें कि वो टेस्ट क्रिकेट है, वनडे क्रिकेट है या T20 है, वो प्लेयर उनके सिलेक्टर उनको रिकमेंड करते हैं, फिर उनका जो चीफ सिलेक्टर है उसको वो पास करता है कि भाई ये टीम के लिए बेस्ट है कि नहीं है, तभी आपकी टीम ऊपर जाती है। ये दो चीजें मैंने आपसे जरूर जानना चाहूंगा। नंबर 1 ये है कि ऑलमोस्ट 12 मैचेस में इन्होंने कप्तानी की है, 12 में से 9 पाकिस्तान मैच टेस्ट हारा है, मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री के वर्स्ट कप्तान बन चुके हैं इन टर्म्स ऑफ ये डिफीट की बात करें, और 3 सिर्फ मैचेस जीता। तो ये जब स्टैट्स इस तरह की चीजें आपको शो कर रहे होते हैं। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको नहीं लगता जैसे रोहित शर्मा या विराट कोहली की भी अगर 6 साल की क्रिकेट थी, जो हमने परसों भी बात की थी, कि उस प्लेयर को टेस्ट चैंपियनशिप का पार्ट होना चाहिए, चाहे वो कैप्टन है या प्लेयर जो पूरा 2.5 साल खेल सके, जो अगर एक आधी सीरीज के बाद फिर कहेगा जी मेरे से परफॉर्म नहीं हो रहा बाहर कर दे, तो ये ठीक डिसीजन नहीं कि यहाँ जो लड़के फिट हैं लंबा खेल सकते हैं वही पूरा साइकिल खेलें। देखें सबसे पहले जैसे आपने बोला कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये वो कैप्टन है कि जिन्होंने इतनी जीत हमें नहीं दी। इससे पहले आप मुझे ये बताएं कि कौन कैप्टन था कि जिसने पाकिस्तान को बहुत मैचेस जितवाए हैं। टेस्ट में तो अच्छा नहीं है रिकॉर्ड, लेकिन अगेन इतने मैच कोई भी नहीं किसी की कप्तानी में नहीं हारा। आप ये देखें ना कि उस वक्त अगर हम लोग टेस्ट मैच नहीं भी जीते थे, अगर सीरीजें नहीं भी जीते थे, तो आप उस वक्त की टीम निकाल के देख लें कि कितने बड़े बड़े नाम होते थे। आप ये देखें सबसे पहले। उसके बाद जो आजकल की टीम है, आजकल की टीम है उनके मुकाबले में आजकल की टीम कुछ भी नहीं है, तो फिर भी आप कप्तान पे ही बर्डन डाल रहे हैं। तो बेटर यही है कि भाई अगर आप कप्तान को फारिग कर रहे हैं तो भाई फिर वो सिलेक्टर कहाँ है, आप सिलेक्टर फिर वहीं वो तो भी डिसीजन आता है कि टीम में रहते हैं या एज कैप्टन ही खेलते हैं। अभी तो ये न्यूज आ रही है जो सोर्सेज के थ्रू पता चल रही है कि शायद ऐसा होने जा रहा है। आप ये देखें ना कि वही बात आ जाती है, अगर कप्तान सिलेक्टरों ने रिकमेंड किया होगा ना, या मेंटोर्स होंगे या कोई होंगे, उन्होंने रिकमेंड किया होगा ना कि भाई इसको कप्तान बनाओ, अगर 12 मैचों में उस बंदे को 9 हार मिली है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है या कोई इतना डाउनफॉल नहीं आ गया। टाइम लगता है थोड़ा सा। आप ये देखें कि अगर आप उसको कंटिन्यू करवाएंगे, अगर उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है या वो नहीं कप्तानी कर रहा सही तरीके से, तो आप थोड़ा सा उसको हल्की सी डोज दे सकते हैं कि शान तुमने यहाँ पे अगर आपको ये बॉलिंग, यहाँ पे बॉलर ये करवाना चाहिए था, या आप इस तरह थोड़ा सा अटैकिंग करवाते, फील्डिंग में या बॉलिंग में अटैक करवाते, फिर उसके बाद जो भी आपका बैट्समैन जा रहा होता आप उससे कहते कि यार थोड़ा सा पॉजिटिव खेलो, तो तब ही आपकी टीम जीत सकती थी। ये सारी चीजें कौन बताता है मुझे, आप खुद बताएं। जो हेड कोच होता है, जो हेड कोच होता है, जो कोचिंग स्टाफ होता है, तो उसको ये मेरा नहीं ख्याल कोई चीजें बताई गई होंगी। अगर बताई गई होंगी तो उसने उस चीज पे अमल नहीं किया, तो तब मैं शान को कसूरवार ठहरा सकता हूँ, इसके अलावा मैं नहीं कर सकता। कप्तानी के अलावा एक और हमने चीज, उमर भाई बड़ा आप आई एम श्योर हर चीज क्लोजली मॉनिटर भी करते हैं। ये टेस्ट खेलते थे, वाइट बॉल कम खेलते थे, बट T20 वर्ल्ड कप में 2022 में इनको रखा गया और कहा गया जी ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद इनकी क्रिकेट ने ना बड़ा एक रिफ्ट आया। रिफ्ट ये आया कि T20 को ये नॉर्मल अंदाज से खेलना शुरू किया। टेस्ट में अब ये देखा आपने, ये आगे निकल के शॉट्स मारते हैं, एग्रेसिव होते हैं, जैसे इंपैक्ट करने की बात की। और असल में हफीज भाई के दौर में ये आए और हफीज भाई ने इंपैक्ट की बात की थी जब ये लाए गए। तो आपको लगता नहीं कि हमारी ओवरऑल भी जो टीम है, शान को तो स्पेसिफिक कोड इसलिए कर रहे हैं कि ये टेस्ट के प्लेयर थे, कि टेस्ट के अंदर हम अग्रेसिव खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ अग्रेसिव खेलना चाहिए उधर हम रुक के खेल रहे हैं। देखें पहली बात तो ये, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि जब मेरी शान से बात हुई थी ना, जो कि मैंने आपके ही शो में, बड़े शोज में मैंने बोला है कि यार, मैंने शान से खुद बोला था कि शान आप एक ओपनर हो, आप कैसे नंबर 4 पे खेल सकते हो। नंबर 4 पे खेलना या मिडल ऑर्डर खेलना इतना आसान नहीं होता कि भाई जाते ही अगर आपको 10-12 की एवरेज मिले, आप नहीं मेंटेन कर सकते उसको। अगर ओपनर खेलोगे तो तब ही आप सरवाइव करोगे। ओपनर नंबर देंगे तो वो खेलेंगे ना सर, चाहे कुछ भी है। उसने वाइट बॉल में डोमेस्टिक में इतना परफॉर्म किया हुआ था, PSL में इतना परफॉर्म किया हुआ था, अगर वो मैच भी बाहर बैठा रहता ना तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। आप लोग, पूरा मीडिया फिर प्रेशर भी डाल सकता था कि भाई शान किधर है, उसने डोमेस्टिक में इतना परफॉर्म किया हुआ है एज ए ओपनर, तो आप उसको क्यों नहीं खिला रहे। शान ने तो अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है कि जी टीम मुझे जहां खिलाएगी मैं वहां पे खेलूंगा। अब सिंपल सी बात है कि मिडिल ऑर्डर को आप उठा के ओपनर खिला दें तो वो तो अपने पांव में खुद कुल्हाड़ी मारेगा। अगर ओपनर को आप नीचे ले आए 4-5वें पे, तब भी उसके लिए प्रॉब्लम है। तो आप ये देखें कि मैंने इसको उस वक्त बोला था कि शान, अगर आपकी एक सीरीज भी खराब हुई ना, जो आप वनडे भी खेल रहे हो ना वाइट बॉल, या आपको उससे भी उठा के साइड पे कर देंगे। आप ये देखें एक सीरीज खराब हुई उसकी,
T20 तो गए ही गए, वनडे भी गए, साथ में टेस्ट मैच भी वो गए। एक टाइम था 2 साल पहले ये ओडीआई के वाइस कैप्टन भी अनाउंस हो चुके थे। तो फिर आप ये देखेंगे दोबारा जब ये टेस्ट में आए हैं तो एज ए कैप्टन आए हैं, ठीक है। अब वही बात आ रही है कि भाई हम इसको कप्तानी से हटा रहे हैं। आप कह रहे हैं जी हमारे जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि भाई साउथशील्ड, ठीक है, साउथशील्ड एक अच्छा प्लेयर है, लेकिन आप शान के साथ ज्यादती कर रहे हैं ना, कि हर दफा शान ही कुर्बानी का बकरा क्यों बने। अगर शान ने ही कुर्बानी का बकरा बनना है तो जो इनके इर्द गिर्द लोग हैं वो किधर हैं? वो तो वहीं पे है, कुर्बानी एक बंदा दे रहा है। हाँ, इन टर्म्स ऑफ हार्ड वर्क बात करें, जो एफर्ट करें, तो शान के हमेशा ये बड़ा रेट किया जाता है। अच्छा, पीएसएल की तरफ भी बढ़ते हैं जी। पीएसएल की डिस्कशन भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ओवरऑल क्रिकेट, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ मार्जिन है, हम उस पर भी डिस्कशन इसलिए आप लोगों के लिए कर रहे हैं। पीएसएल के वाले से बात करें जी, तो ग्रुप स्टेजेस की तरफ बढ़ते हैं और पॉइंट टेबल की तरफ भी नजर दौड़ाना चाहेंगे कि उसकी क्या स्टैंडिंग है, और परसों से जब स्टार्ट होगा तो उसके हवाले से कौन सी टीम के अंदर है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंस ये रखती है कि कौन से फॉरेन प्लेयर आते हैं। अभी कुछ प्लेयरों के अंदर नाम हमारे सामने आना शुरू हो चुके हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले पॉइंट टेबल पर डिस्कस करते हैं। उमर भाई, कोयटा ग्लैडिएटर लगता था कि ये वो साइड है जो इस्लामाबाद को हराएगी और ऊपर आ सकती है, और वही हुआ कि वो टॉप पे आ चुकी है जी। 9 मैचेस खेले हैं इन्होंने, और वही टीम अभी तक जो क्वालिफाई कर चुकी है। 6 मैच जीत चुके हैं, 2 हारे हैं, 12 पॉइंट है जी। कराची किंग की बात करें, सेकंड नंबर पे है, इनके 8 मैचेस खेले हैं इन्होंने, 5 मैचेस जीते, 3 हारे, इनके 10 पॉइंट हैं। ये भी लग रहा है कि क्वालिफाई कर जाएंगे। सांबा यूनाइटेड आल 2 के 10 पॉइंट के साथ है, पहले 5 मैच कंसेक्टिव जीते, 9 में से 4 फिर कंसेक्टिव हारे, और ये जो हर मैच के अंदर इन्होंने 4-4, 5-5 चेंजिंग करना शुरू की, उस पर भी बात करते हैं। अभी लाहौर के अंदर की बात करें जी, 9 मैच खेले, इन्होंने 4 जीते, 4 हारे, एक इनका ड्रॉ हुआ, इनके 9 पॉइंट है। जल्मी का भी इसी तरह जी, 8 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं, 4 हारे हैं। ये नीचे से ऊपर आके कोशिश कर रहे हैं तमाम ऊपर वाली टीमों को टफ टाइम देने के लिए, ये भी इंपॉर्टेंस रखते हैं। इनके मैच दोनों बहुत वाइटल है, और एक है भी लाहौर और कराची के साथ। और सुल्तान की बात करें, ये वाली टीम है जी जो 2 मैच पहले ही बाहर हो चुकी थी। 9 मैचेस में से सिर्फ 1 जीते हैं, 8 हारे हैं, और इनके सिर्फ 2 पॉइंट हैं जी। उमर भाई, कोयटा ग्लैडिएटर से स्टार्ट करते हैं जी। ग्लैडिएटर की बात करें तो आप इनका पार्ट बहुत टाइम रहे हैं, और आप आ जाते हैं जी। एक टाइम पे बाबर आजम जब कप्तान थे ना, तो बाबर आजम का होल्ड था, होल्ड स्ट्रॉन्ग, जो बाबर बोलता था वो चीज़ होती थी। तो लोग अब बाबर आजम बनना चाह रहे हैं। 1-2 नाम ऐसे सामने आए कि वो ये कह रहे हैं कि जी बाबर आजम और रिजवान टीम में नहीं होने चाहिए। क्लियर है? क्यों? कि न्यूजीलैंड टूर पे भी नहीं थे ना। मेंटोर्स जो अभी पहले थे अब नहीं है, वो आकिब ने हटवाएं। आकिब को पसंद ही नहीं था, सच ये है। बाकी आकिब जितना भी डिनाई करे, और स्पेशली वकार जहाँ पे होगा वहाँ पे आकिब नहीं रहने देगा। अभी से नहीं है, जब हम खेल रहे थे जब से दोनों में टसल है, और बड़ी बयानबाजियाँ भी हुई हैं बीच में। तो जो टीम बनाने की बातें हुई है ना, सिलेक्टर्स इतने स्ट्रांग नहीं हैं अभी इस टाइम पे जो पहले थे ना। अब कौन कौन आता है? सरफराज का नाम आ रहा है। तो मैं आ रहा था, बाबर का जो स्ट्रांग ग्रुप था ना, अब वो हटके वहाँ भी आपका स्ट्रांग ग्रुप हो गया। आप बोलेंगे ये क्या नाम दे दिया आपने? इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 2 ही बंदे स्ट्रांग है, एक का नाम है आकिब जावेद, दूसरे का नाम है वहाब रियाज। जो ये बोलेंगे वो होगा। हाँ, अगर वाइट बॉल का कोच बीच में आया और उसने कुछ बातचीत नहीं बनी तो फिर हो सकता है कि रिफ्ट हो, लेकिन मेरा ख्याल है पहली सीरीज़ है, उसका पहला असाइनमेंट है। कोई भी कोच, मैं भी अगर कोच हूँ ना, या आप लोग भी कोच हों, तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप पहली सीरीज़ हार जाए, क्योंकि पाकिस्तान में जीत ही अच्छी लगती है, हार किसी को पसंद नहीं है। ये वो हकीकत है जो लोग शायद ना माने। जीतने वाला सही है, हारने वाला ख़राब है। आपको याद है आकिब ने जब स्पिन पिचेस बनाई थी अगेंस्ट इंग्लैंड, तो कैसी वाह वाह हो गई थी। और वही चीज़ जब वेस्ट इंडीज़ से आप हारे, सीरीज़ बराबर हुई, तो सब वही लोग जो पहले तारीफ करे थे अगेंस्ट हो गए। तो हमारे मुल्क का ये दस्तूर है। अभी यहाँ पे कदम बड़े एहतियात से रखने पड़ेंगे। एकदम अगर ब्लंडर करा ना, जैसे रिजवान की बात बोलता हूँ मैं, आप रिजवान को लेंगे, हारिस को लेंगे। हारिस तो नंबर 4 पे खेल रहा है, हसन नवाज भी नंबर 4 पे खेल रहा है, और रिजवान टॉप स्कोरर है अभी तक पीएसएल का। क्या करेंगे? ये पिछले टूर पे नहीं था इसलिए। ये सवाल वाइट बॉल कोच जो माइक है ना, उसके जहन में है। और क्या माइक बाबर आजम के बगैर टीम बनाएगा? सिलेक्टर्स तो बना लेंगे। क्या माइक हैजमैन जो है, माइक हैजमैन बोलूँ तो कमेंटेटर माइक हैसन, क्या बाबर के बगैर टीम बनाएगा? ओपनर कौन है? क्या नईम को रखेंगे? क्या हसन नवाज से ओपन कराएंगे? रिजवान भी नहीं है। क्या हारिस से ओपन कराएंगे? वो तो 4 खेल रहा है पीएसएल में। तो ये वो सवाल आते हैं जो लोगों के जहन में नहीं है। और जिन्होंने ये मशवरा दिया ना एक साहब ने, उन्हें मेरा सिर्फ एक ही मशवरा अपनी क्रिकेट पर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं पीएसएल को लेकर। दोस्तों जहां पर
देखा जाए तो दोस्तों भारत के अटैक के बाद में पीएसएल जैसे तैसे चालू भी हो रहा है, क्योंकि दोस्तों पीएसएल कल से चालू हो रहा है और इसको लेकर बड़ी अपडेट ये आ रही है दोस्तों कि पाकिस्तान का पीएसएल पूरी तरह से बर्बाद होता नज़र आ रहा है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पीएसएल ऑलरेडी पहले चल रहा था आईपीएल के टाइम पर, उससे पहले ही उनकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा नीचे जा चुकी थी, और इसके बाद में दोस्तों अब पाकिस्तान का जो पीएसएल है वो और बर्बाद होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर अभी जो विदेशी खिलाड़ी हैं उनका आने का मना होना, ये सबसे बड़ा खतरे की घंटी है आने वाले टाइम के लिए पीएसएल के लिए। क्योंकि दोस्तों इस तरह से पाकिस्तान के ऊपर भारतीय सेना ने अटैक किए और उनके जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको ध्वस्त कर दिया। उसके बाद में सारे फॉरेन खिलाड़ी डर गए हैं और उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि हम पाकिस्तान खेलने नहीं आएंगे। स्पेशली अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले डैनियल मिचेल की, तो डैनियल मिचेल ने तो साफ साफ कह दिया कि वो कभी पाकिस्तान खेलने नहीं आएंगे, चाहे वो इंटरनेशनल मैच हो, चाहे तरह से चल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो क्रिकेट चलानी है तो इनको आतंकवाद को ख़त्म करना होगा। लेकिन दोस्तों जिस तरह से अभी यहाँ पर चल रहा है, इससे साफ साफ ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की सरकार खेल पर नहीं आतंकवादियों पर ज़्यादा ध्यान दे रही है और उनके रखरखाव में ज़्यादा लगी हुई है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो के अंदर क्या होता है कि किस तरह से पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन है। उसको किस तरह से जो है जिंदा रखा जाए, किस तरह से उसमें इंटरेस्ट रिवाइव किया जाए वगैरह वगैरह करके, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ इतना कुछ खास हुआ नहीं है। बट दिस आई थिंक इज अ वेरी प्रैक्टिकल स्टेप। इनफैक्ट आई विल गो वन स्टेप टू से दिस कि आपने मतलब जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का अब जो साइकिल आएगा, यू नो द प्राइज मनी हैज टू बी मोर देन ऑल द अदर आईसीसी इवेंट्स इंक्लूडिंग द 50 ओवर वर्ल्ड कप, द T20 वर्ल्ड कप एंड ऑल्सो कैसे बोलते हैं चैंपियंस ट्रॉफी। अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी पाकिस्तान दुबई में, तो उसमें जो है विनर को आई थिंक $2.2 मिलियन मिले थे। उससे तो काफ़ी इजाफा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। फिर जो वर्ल्ड T20 कप हुआ था लास्ट ईयर, मतलब उसमें जो है आई थिंक 2.4 मिलियन कुछ या 2 मिलियन मिले थे। लेकिन जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में 2023 में, उसमें जो प्राइज मनी थी, जो विनर की प्राइज मनी थी, वो तकरीबन कोई $4 मिलियन थी और जो टोटल प्राइस पर्स था वो तकरीबन 10 मिलियन से ऊपर का था। तो आई थिंक आईसीसी को और जय शाह को सबसे पहले तो जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है इसकी प्राइज मनी को बाकी सारे आईसीसी इवेंट्स से बढ़ाना चाहिए। इसलिए क्योंकि जब आप ये मैसेज कन्वे करेंगे प्लेयर्स को बड़ी क्लियरली कि भाई हम आईसीसी की जो टेस्ट फॉर्मेट है उस पर हम बहुत जोर दे रहे हैं और उसको हम बहुत इंपॉर्टेंस से देख रहे हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। एंड आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मनी। पैसा तो प्लेयर्स वैसे भी कमा रहे हैं यार, लीग से और डिफरेंट तरीके से, एंडोर्समेंट, स्पॉन्सरशिप वगैरह से, उनके अपने बोर्ड्स उसको अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह मिलते हैं उनको अपने बोर्ड से। लेकिन आई थिंक इट्स मोर गिविंग द ड्यू रिस्पेक्ट टू द टेस्ट फॉर्मेट दैट इट डिजर्व्स। तो आई थिंक जय शाह हैज टेकन अ वेरी गुड स्टेप एंड आई थिंक क्रेडिट शुड गो टू जय शाह, इसलिए क्योंकि जय शाह के आने से पहले ये काम नहीं हुआ, तो जय शाह के आने के बाद अगर ये काम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जय शाह ने बड़ा इस पर जो है जोर दिया है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड आई थिंक इस पर थोड़ा सा और इस आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को जो नया साइकिल स्टार्ट होगा इसमें थोड़ी सी कुछ और चीज़ों को रिव्यू करने की जरूरत है। जो पॉइंट्स दिए जाते हैं उसको रिव्यू करने की जरूरत है। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में कि बिकॉज मतलब एक होम एंड अवे बेसिस पे मैचेस कराने का सिलसिला है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल सीरीज होती नहीं है, तो ये एक बड़ा इशू आता है कि पाकिस्तान इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में खेलते ही नहीं आप अगेंस्ट ईच अदर। तो दैट इज अ ह्यूज व्हाट यू कॉल इट, मतलब क्या कहते हैं, डैम्पनर। लेकिन बहरहाल अब तक जो 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप्स हुए उसमें तीनों में मतलब पाकिस्तान इंडिया नहीं खेले, लेकिन हुआ है, मतलब साइकिल हुआ है। तो आई थिंक इनको एक तो पॉइंट सिस्टम में चेंज करना चाहिए। दूसरा आई थिंक इट्स नॉट अ बैड आइडिया कि अगर आप इस वक्त जो है पाकिस्तान जो है इट्स इन अ वेरी प्रीटी लो पोजीशन इन दी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग। मतलब जो ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग इसमें शायद 8 या 9 पोजीशन पर पाकिस्तान फिनिश हुआ है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के प्लेयर्स को कोई 4 लाख या 4.5 लाख $4.5 लाख मिलेंगे, विच इज नॉट बैड एट ऑल। लेकिन पाकिस्तान फिनिश राइट एट द बॉटम। आई थिंक मतलब आगे चल के कहीं ना कहीं आपको ए ग्रेड बी ग्रेड करना पड़ेगा, मतलब 2 टीयर्स में टीम्स को बांटना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि इट विल मेक द चैंपियनशिप मच मोर इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट आई थिंक मतलब जो ये सिलसिला है आपस में टीमों को खिलाने का, इसमें और भी बेहतरी लाई जा सकती है, इसमें और भी चीज़ें की जा सकती है, लेकिन ये कि इट विल रिक्वायर टाइम। बट आई थिंक कुछ और करने की जरूरत है एनर्जाइज करने के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, क्योंकि इसलिए बहुत सारे बोर्ड जो है ना वो सीरियसली लेते नहीं है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिसमें हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी शामिल है। अब मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात हो रही है, टेस्ट की बात हो रही है, तो अब आप देखें सदा करें कि अभी तक के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस ही नहीं किया है कैसे बोलते हैं अपना हेड कोच फॉर द रेड बॉल फॉर्मेट। मे बी दैट इज बिकॉज पाकिस्तान फर्स्ट सीरीज इन द साइकिल इज समवेयर अराउंड सितंबर अक्टूबर अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। लेकिन इस दफा पाकिस्तान को तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन आने के बाद साफ साफ ये दिख रहा है कि पाकिस्तानी मीडिया को भी परेशानी का सबब बनने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से आईपीएल अभी स्टार्ट होने वाला है कल से पीएसएल के साथ में, और उसके बाद में जो उनके पाकिस्तान के विदेशी खिलाड़ी थे उन्होंने आईपीएल की तरफ रुख कर लिया है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो हालात बने हुए हैं और अभी भी वहाँ पर सिचुएशन ठीक नहीं है, काबू में नहीं है, तो उसे देखकर विदेशी खिलाड़ियों ने आईपीएल की तरफ रुख कर लिया है और ये पाकिस्तान के लिए घटरे घंटी बच चुकी है। क्योंकि दोस्तों कोई भी विदेशी खिलाड़ी आएगा उसे अपनी सिक्योरिटी सबसे पहले ज़रूरत होती है। लेकिन दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर ये भारतीय एयरफोर्स ने स्ट्राइक की और आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, उसके बाद में हर कोई फॉरेन खिलाड़ी डर गया है और जिसके बाद में उन्होंने आने से साफ साफ इनकार कर दिया, जिससे लेकर पाकिस्तान के अंदर हाहाकार से मच गया। क्योंकि दोस्तों एक तरफ जो ऑलरेडी पीएसएल की व्यूअरशिप जा चुकी है, क्योंकि दोस्तों वहाँ के जो ब्रॉडकास्टर थे उन्होंने अपने हाथ खींच लिए पीएसएल से
और उसके बाद में पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा खतरे की घंटी ये है कि दोस्तों पीएसएल बर्बाद हो चुका है और आने वाले टाइम में पीएसएल का क्या होगा ये तो भगवान ही मालिक है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है या फिर पाकिस्तान की सेना है, इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार वही है, क्योंकि दोस्तों जिन्होंने ही पाकिस्तानी के अंदर जो है आतंकवादी ठिकानों को पनाह दे रखी है, जिसके बाद में उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर अभी भी पाकिस्तान के पास वक्त है, अगर वो इन चीज़ों को लेकर सुधर जाएंगे तो शायद आने वाले टाइम में उनकी स्थिति कुछ बेहतर हो जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ होता नहीं आ रहा है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर चलता हुआ आ रहा है यही भी चलता रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बनाए। धन्यवाद।